नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। ये समझौता पूरी मध्य पूर्व की राजनीति के हिसाब से महत्व रखता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से भी इसका महत्व कम नहीं है। ये समझौता हुआ है अमेरिका के हस्तक्षेप से, उसकी मध्यस्थता से, और इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे ऐतिहासिक समझौते का नाम दे रहे हैं। और ये सही भी है, एक ऐतिहासिक समझौता तो है ही, लेकिन अगर वो इसे बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं तो इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका में चुनाव है नवंबर में, और वो इस उपलब्धि को लेकर चुनाव में जाना चाहते हैं, मतदाताओं को लुभाना पटाना चाहते हैं। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति का अपना नज़रिया है, लेकिन वैसे भी ये समझौता महत्वपूर्ण है और इसका दुनिया में जितने भी प्रमुख मुल्क हैं, अगर आप देखें यूरोप और अमेरिका के, उन्होंने इसका स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी स्वागत किया, हालांकि चीन और रूस की तरफ से अभी प्रतिक्रियाएं आनी बाकी है। ये ज़रूर है कि मध्य पूर्व में मिश्रित प्रतिक्रिया आई हैं और उनमें कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया है, कुछ ने इसको बुरी तरह से खारिज भी किया है। सवाल उठता है कि ये समझौता आखिरकार क्या है, कहाँ ले जा रहा है और इसके क्या मुख्य कहना चाहिए कि पूरे जो मध्य पूर्व की राजनीति है उस पर प्रभाव पड़ सकते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपसे एक गुजारिश करेंगे कि अगर आप गोदी मीडिया को नापसंद करते हैं और आपको लगता है कि वो खबरों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है, तो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देना चाहिए, उसकी ताकत बनना चाहिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। आप इस योजना में हिस्सा लेकर स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत बना सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। तो अब वापस लौटते हैं द डेली शो में। मुद्दा ये था कि ये जो समझौता हुआ है संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच में, इसके क्या मायने निकाले जाएं, इसके क्या असरात पड़ेंगे पूरी मध्य पूर्व की राजनीति पर, और क्या विश्व की राजनीति को भी ये प्रभावित करेंगे। तो कुछ इसके टेक अवे हैं। पहली बात तो यह है कि ये जो समझौता हुआ है, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा अमेरिका को, अमेरिकी राष्ट्रपति को हो रहा है, क्योंकि वो चुनाव में एक उपलब्धि के साथ जाना चाहते थे और ये उन्हें ऐसे ठीक समय पर हाथ लग गई है। दूसरा, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि घरेलू राजनीति में उनकी स्थिति डावाडोल है, भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं, केस चल रहा है, और उन्हें अब अगर ये समझौता मिल गया है तो उनकी स्थिति थोड़ा मजबूत हो जाएगी। जहाँ तक संयुक्त अरब अमीरात का सवाल है, तो उसके लिए भी ये एक हद तक फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो भी अब चाह रहा था कि दूसरे देशों के साथ संबंध बढ़ें, और ख़ास तौर से इजराइल के साथ, और उससे एक तो सुरक्षा का जो कवच है वो मजबूत होता है। ईरान के खिलाफ जो शत्रुतापूर्ण संबंध बने हुए हैं उसमें वो इजराइल का साथ देख रहा है। दूसरी बात ये कि इजराइल के वो समझौता करके वो कुछ और चीज़ें हासिल कर रहा है। इनमें मैं बता दूं आपको 5 बिंदु हैं जो समझौते के। उनमें सबसे पहला बिंदु तो ये है कि दोनों देश आपस में अपने संबंध सामान्य कर लेंगे, यानी दोनों देशों के एक दूसरे जगहों पर राजनयिक मिशन होंगे, डिप्लोमेटिक मिशन होंगे, दूतावास वगैरह होंगे। दूसरा ये है कि इजराइल, और ये एकमात्र कंसेशन कहना चाहिए कि इजराइल के तरफ से दिया जा रहा है, कि वो वेस्ट बैंक को अपने देश में मिलाने के लिए जो कार्रवाई करने जा रहा था उसको उसने स्थगित कर दिया है, रोका नहीं है, केवल स्थगित किया है। तो ये कंसेशन उसने दिया है। तीसरा इसका बिंदु है कि मध्य पूर्व की राजनीति में, मध्य पूर्व में सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से ये समझौता संयुक्त अरब अमीरात के लिए बेहतर हो सकता है और इजराइल को भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। चौथा बिंदु ये है कि इजराइल में मुसलमानों का तीसरा सबसे बड़ा धर्म स्थल है, अल अक्सा मस्जिद है, और वहाँ पर अब ये अरब देशों के, संयुक्त अरब अमीरात के मुसलमान जाकर
प्रार्थना कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो ये छूट वहाँ मिल जाएगी उनको। 35 एकड़ में ये मस्जिद बनी हुई है और बहुत पुरानी है और मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र मानी जाती है, तो वो इससे जा सकेंगे। और 5वां बिंदु है कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बननी है, उसमें इजराइल अमीरात की मदद करेगा। तो ये मोटे तौर पर बिंदु हैं। जो और समझौते के कुछ और डिटेल ये हैं कि पर्यटन, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी और इन सब मोर्चों पर भी इजराइल सहयोग करेगा अमीरात की। तो ये दोनों देश आपस में इस तरह से एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो ये कुल मिलाकर समझौते के प्रमुख बिंदु हैं। लेकिन मुख्य बात इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो इसका अगर अर्थ निकाला जाए तो पहली बात तो ये है कि इजराइल ने अरब दुनिया में अपनी एक घुसपैठ कर ली है। अभी तक क्या था कि सिर्फ मिस्र और जॉर्डन ने ही इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध बनाए थे, संबंधों को सामान्य किया था। सबसे पहले मिस्र ने किया था, फिर 1994 में जॉर्डन ने किया था और उसके 26 साल बाद अब संयुक्त अरब अमीरात कर रहा है। तो ये बर्फ़ बड़े दिनों बाद पिघली है और इसके पिघलने से, जैसा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि और भी अरब देश शामिल इजराइल के साथ अपने संबंधों को बहाल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, सामान्य बना सकते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात अरब दुनिया का तीसरा देश है जो इजराइल से संबंध स्थापित कर रहा है और खाड़ी के देशों में पहला अरब देश है जो इजराइल से साथ संबंध बना रहा है। इसके बाद हो सकता है दूसरे देश भी बनाए। तो कहना चाहिए कि इजराइल के लिए अरब दुनिया का दरवाज़ा खुल रहा है संयुक्त अरब अमीरात के ज़रिए। तो एक बड़ी उपलब्धि तो उसकी ये भी हो जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या अरब दुनिया धीरे धीरे इजराइल के सामने सरेंडर कर रही है, आत्मसमर्पण कर रही है? क्योंकि अभी तक वो इजराइल के सामने डटी हुई थी ये सोचकर कि इजराइल से फ़िलिस्तीन को निकालना है, फ़िलिस्तीन का अपना देश बनाना है फ़िलिस्तीनियों का, और उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और वो इसीलिए इजराइल से दूरी बनाए हुए थे। इजराइल जो कुछ भी करता था उसको वो ठुकराते थे, उसकी निंदा भत्सना करते थे। और इजराइल की हरकतें भी वैसे थी कि पूरी दुनिया ही उसकी निंदा भत्सना करता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव हैं, सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव हैं, पूरा यूरोप उसके खिलाफ है उनकी हरकतों का, जिस तरह से वो हमले करता रहा है, जिस तरह से फ़िलिस्तीनियों पर अत्याचार करता रहा है और जिस तरह से उसने फ़िलिस्तीनियों की ज़मीनों पर गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियां बसाई हैं, यहूदियों को वहां ले जाकर बसाया है। वेस्ट बैंक आपको मैं बता दूं कि करीब 30 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा इलाका है और वहां पर पहले 1967 में जब कब्ज़ा किया था तो बहुत मुश्किल से बहुत कम यहूदी थे। लेकिन 80 और 90 के दशक में इजराइल ने बाकायदा नीति कार्यक्रम बना के वहाँ पर यहूदियों को बसाया है और अब वहाँ आप पाएंगे कि ढेरों बस्तियाँ हो गई हैं। और इसीलिए अब वो उस पूरे इलाके को ये ऐसा करने के बाद इजराइल में मिला लेना चाहता है और ट्रंप साहब भी उसका साथ दे रहे थे। उन्होंने 2018 में ही इजराइल के प्लान को ओके कर दिया था और उसका 1/3 हिस्सा तो वो अपने में शामिल कर ही रहा था। तो ये योजना इजराइल की है। इजराइल कब्ज़ा करना चाहता है पूरी तरह से। फ़िलिस्तीन राष्ट्र इसीलिए नहीं बन पा रहा है और अरब देशों को शायद अब ये लगने लगा है कि इजराइल से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, इजराइल मानेगा नहीं, क्योंकि उसके पीछे अमेरिका है, पूरी यहूदी लॉबी है और उसको इस तरह से झुकाया नहीं जा सकेगा। वो 2 युद्ध लड़कर भी देख चुके हैं, उसमें भी उनको कामयाबी नहीं मिली, बल्कि उल्टा उन्हें नुकसान ही हुआ है। तो एक तरह से ये माना जा सकता है कि सरेंडर है अरब वर्ल्ड का इजराइल के सामने। और दूसरा जो फ़िलिस्तीन का कॉज है उसके साथ भी धोखाधड़ी है, जैसा कि फ़िलिस्तीनी अधिकारी कह रहे हैं कि ये पीठ में छुरा घोंपने जैसा है, जैसा ईरान कह रहा है कि ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण और कहना चाहिए कि धोखाधड़ी का मामला है। टर्की ने भी इसी तरह का रिएक्शन दिया है, विश्वासघात का नाम दिया है इसे। तो कई देश हैं जो इसको इस तरह से देख रहे हैं और ये अब निश्चित रूप से इस समझौते का असर फ़िलिस्तीन के कॉज पर पड़ेगा। फ़िलिस्तीन राष्ट्र बनाने की राह में जो दबाव इससे बन सकता था अब वो नहीं बन पाएगा। तो ये एक दिक्कत खड़ी हो गई है। अगर अरब दुनिया ये सोच रही है कि इजराइल
से दोस्ती करके इज़राइल को मनाया जा सकेगा, तो ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इज़राइल की जो घरेलू राजनीति है वो इसके लिए तैयार नहीं होगी। वहाँ कट्टरपंथी तबका बहुत हावी है, और ऐसे में उनको ये स्वीकार कराना कि जो इलाके 1967 की युद्ध में इज़राइल ने कब्ज़ा किए थे, चाहे उसमें आप वेस्ट बैंक ले लें, गाज़ा पट्टी ले लें, गोलान हाइट्स ले लें, सिनाई प्रायद्वीप ले लें, ये सब चीज़ें जो हैं वो इज़राइल के अधिकार में हैं, और वो छोड़ने वाला इनको इस तरह से नहीं है। सवाल उठता है कि जो एक राष्ट्र बनाने का अभियान था अरब दुनिया का, जो एजेंडा था, उसका क्या होगा? वो एजेंडा अब साफ है कि धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जाएगा, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात के बाद दूसरे देश भी क्यू में लग जाएंगे। बहरीन की जिस तरह से प्रतिक्रिया आई है, ऐसा लगता है कि वो भी सूनर और लेटर इसी इज़राइल से समझौता कर लेगा। सऊदी अरब ने अभी कुछ कहा नहीं है, लेकिन वो भी उसी रास्ते पर आगे आ सकता है। ख़ासतौर से अमेरिका में अगर ट्रंप की वापसी होती है, तब तो ये निश्चित रूप से मानिए कि ये एजेंडा और आगे जाएगा। अगर वहाँ बाइडेन की जीत होती है तो फिर चीज़ें थोड़ा बदलेंगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी का रुख इज़राइल के बारे में बिल्कुल अलग है, और निश्चित रूप से तब इज़राइल थोड़ा मुश्किल में आएगा, और अरब देशों को भी अमेरिका फिर दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि इज़राइल पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से उद्दंडता के साथ वो उस इलाके में व्यवहार कर रहा है, उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि उस पर अंकुश लगाया जाए। ख़ास तौर से नेतान्याहू के आने के बाद इज़राइल ने एक तरह से एक गुंडा देश के रूप में एक अपनी छवि बना ली है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों की परवाह नहीं करता, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की परवाह नहीं करता, और लगातार फ़िलिस्तीनी इलाकों में हमले करता रहा है, अत्याचार करता रहा है। तो कुल मिलाकर अगर इस पूरी परिस्थिति को हम देखना चाहें तो स्पष्ट है कि संयुक्त अरब अमीरात का ये समझौता एक तरह से अरबों का इज़राइल के सामने सरेंडर है, समर्पण है। फ़िलिस्तीन का मामला लटक गया है, फ़िलिस्तीन देश अब और भी मुश्किल हो जाएगा उसका बनना, और इज़राइल के हौसले और भी बुलंद होंगे। वो और भी अकड़ से अब उस इलाके में अपना अस्तित्व तो कोई चैलेंज कर ही नहीं रहा है, लेकिन अब वो फ़िलिस्तीनियों को भी उनका देश बनने नहीं दे सकता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी अमेरिका और भी ज़्यादा सख्ती के साथ इज़राइल के साथ पेश न आए। तो अरब दुनिया अब इस पूरी पिक्चर में एक बहुत कमज़ोर हिस्सा है। अलबत्ता ये है, एक तीसरा इसका फॉल आउट ये है कि ये जो समझौता हुआ है उससे ईरान के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि ये जो अलाइनमेंट हो रहा है वो दरअसल ईरान के ख़िलाफ़ भी हो रहा है। ईरान लगातार कहता रहा है कि इज़राइल उस पूरे इलाके में कैंसर की तरह है और उसको सफाया ज़रूरी है। तो ये जो अरब देश, इज़राइल, ये दोनों कहना चाहिए कि ईरान के ख़िलाफ़ हैं। तो ईरान को निशाना बनाने की कोशिश ये करेंगे। ईरान ने इस बीच में चीन के साथ अपना जो संबंध सुधारा है उससे एक बैलेंस आएगा। रूस भी ईरान के साथ है, ईरान का साथ देता रहा है, उधर सीरिया है, तो इस तरह से एक बैलेंस तो इस तरह से बनेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि ईरान जिस विश्वास के साथ अभी तक उस इलाके में रोल प्ले करता रहा है शियाओं की लीडरशिप को लेकर, वो उसमें थोड़ा सा कमज़ोरी आ सकती है। लेकिन टकराव के जो हालात हैं वो इससे टल जाएंगे, ये मानना गलत होगा। तो मित्रों, कुल मिलाकर आप समझ गए हैं कि ये एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा टिकाऊ भी नहीं है, क्योंकि स्थितियां कभी भी बिगड़ सकती हैं। फ़िलिस्तीन का मामला कभी भी फ्लेयर अप हो सकता है, और फिर अगर इज़राइल ने और भी ज़्यादा ताकत का प्रदर्शन किया तो अरब देशों के अंदर जो मुस्लिम समाज है उसमें भी हलचल मच सकती है, और ये जो शेख हैं उनके लिए भी दिक्कत हो सकती है। तो इसके अभी आगे और क्या क्या परिणाम होंगे ये अभी धीरे धीरे और खुलेंगे भी, परतें और भी खुलेंगी। लेकिन ये ज़रूर है कि एक नई शुरुआत ज़रूर होने जा रही है। जो मध्य पूर्व की राजनीति थी, जो एक तरह से चल रही थी, उसमें एक कंकड़ ज़रूर फेंक दिया गया है, लहरें बनने लगी हैं। अब वो किस तरह से आकार लेंगी ये आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ, उसके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।